नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंजू एग्जाम अकेडमी में। अगर आपका लक्ष्य यूपी ट्रिपल एसओ 2026 में चयन पाना है तो आज की यह क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज हम हल करेंगे यूपी ट्रिपल एसओ मॉडल पेपर 4, जिसमें 100 हाई लेवल एमसीक्यू ठीक परीक्षा स्तर के तैयार किए गए हैं। 65 स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के हैं, 15 कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से हैं और 20 उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। और एक नियम है, मतलब एक नियम याद रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल बीच में छोड़िएगा मत। हर प्रश्न के बाद अपना उत्तर कमेंट या कॉपी पर लिखिएगा और अंत में अपना स्कोर जरूर निकालिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आपका स्कोर 80+ आता है तो आपकी तैयारी सही दिशा में है, और अगर कम आता है तो घबराइए मत। यह प्रैक्टिस आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी, सेम नाम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे डेली का डेली पीडीएफ प्राप्त किया जाता है। और यूपी ट्रिपल एसओ 2026 से संबंधित जो भी कुछ नोट्स हैं उसको मैं प्रोवाइड करूँगी। 2 नोट्स डल गए हैं, आप उनको पढ़िए। उसके बाद रात तक हम कुछ और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए, और यदि आप इसका कंप्लीट 3 मैराथन का क्लास गया है, कुछ टॉपिक वाइज क्लास गया है और मॉडल पेपर चल गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पर जा करके पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वितरण में मीन बराबर 48, मीडियन बराबर 44, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन बराबर 12 हो तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना होगा? बताइए। 0.25, 0.50, 0.75 या 1, कितना होगा? इस सवाल को लगाने के लिए कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट का स्क्यूनेस सूत्र याद होना चाहिए। तो कितना होगा? 1 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे 1 होगा। यहाँ से देखिए, मीन का मान 48 और मीडियन का मान 44 दिया और स्टैंडर्ड डिविएशन 12 दिया है। तो स्क्यूनेस का फार्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन बटा में HD। इस सूत्र को याद करिएगा। ये सूत्र नहीं याद रहेगा फार्मूला तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। और इसी फार्मूला में जो मान दिया है उसी को रख देंगे। मीन बराबर 48 दिया है तो मीन की जगह पर 48, मीडियन का मान 44 दिया है तो उसकी जगह पर 44, और HD का मान 12 दिया है तो उसकी जगह पर 12 रख देंगे। अब 48 को 44 में से घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 को 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अतः वितरण पॉजिटिव स्क्यूड है। हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 12 है, यदि किसी वितरण का मीडियन 80 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 16 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सूत्र आपको याद होना चाहिए सवाल को लगाने के लिए। चलिए बताइए। 15% होगा, 18% होगा, 20% होगा, 25% होगा? बताइए कितना होगा? तो कितना होगा? 20% होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही होगा, सी सही होगा, 20%। आइए देखते हैं कि कैसे 20% होगा। CB बराबर HD डिवाइडेड मीन इंटू 100। तो HD का मान 16 दिया था और मीन का मान 80 दिया था। 16 में 80 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा, और उसमें फिर 100 गुणा करेंगे तो 20% आएगा। लगा कर देखिएगा, जरूर आएगा। यानी 16/18 यहाँ पे हो जाएगा, गुणे 100 है तो 2 से कटाएंगे, कटेगा तो आ जाएगा। यहाँ पे कटाइएगा, जरूर आएगा ये सवाल। अब लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए, यदि किसी छात्र के अंक 78% है और मीन 66 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 6 है, तो जेड स्कोर कितना होगा? 1, 2, 3 या 4? बताइए। जेड स्कोर का सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर बी होगा, यानी 2 आएगा। आइए देखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पे सवाल लगा है, जेड स्कोर बराबर होता है x माइनस मीन डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो x का मान 78 दिया था, मीन का मान 66 दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन का मान 6 दिया है। तो इसी सूत्र में लगाकर हम लोग रखेंगे। 78 में से 66 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्प्रेशन है? स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज। प्रश्न नंबर 4। तो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन सी सही होगा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्प्रेशन है, जबकि HD, MD और रेंज एब्सोल्यूट मेजर है।
एब्सोल्यूट मेजर है, याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी वितरण में मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो वितरण कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिकल, बिम्बोडल। बताइए प्रश्न नंबर 5 तो कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, ऑप्शन सी सही है। और जहां पे मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो वह वितरण सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा और उसका स्क्यूनेस 0 होगा, यानी 0 होगा। प्रश्न नंबर 6 है, यदि किसी वितरण में प्रथम चतुर्थांश Q1 32 है, तृतीय चतुर्थक Q3 बराबर 56 है, तो क्वार्टिल ड्यूरेशन यानी QD कितना होगा? 10, 12, 24, 28। QD बराबर क्या होता है बताइएगा? तो कितना होगा? 12। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए QD बराबर होता है Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड 2। तो Q3 का मान 26 दिया था, Q1 का मान 32 दिया था, तो 56 में से 32 घटेगा 24 आएगा, 24 में 2 का भाग देंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैंपलिंग मेथड में जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य चुने जाने की समान संभावना रखता है? यानी किस सैंपलिंग मेथड में जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य चुने जाने की समान संभावना रखता है? ऑप्शन ए है कन्वर्जेंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्वोटा सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 7 तो कौन सा होगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन सी सही होगा। यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की सबसे मूल विधि होती है यह। प्रश्न नंबर 8, यदि दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं तो पी ए कब बी का मान कितना होगा? ए कब बी का मान कितना होगा? 0, 1, 0.5, 1 या पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 8 कितना होगा? 0 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे 0 होगा। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, इसलिए पी ऑफ ए कब बी का मान 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस इंडेक्स नंबर टेस्ट को टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों संतुष्ट करती है? ऑप्शन ए है लेस्पेयर इंडेक्स, ऑप्शन बी है पास्चे इंडेक्स, ऑप्शन सी है फिशर आइडियल इंडेक्स, ऑप्शन डी है मार्शल इंडोवर्थ इंडेक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को कम से कम मैं 3 से 4 बार करा चुके हैं। अब गलत होने की संभावना बहुत ही कम होनी चाहिए, जो लोग नहीं देखे होंगे वही गलत करेंगे। प्रश्न नंबर 9 बताइए, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट कौन सा इंडेक्स करता है? तो कौन करता है? फिशर आइडियल इंडेक्स, ऑप्शन सी होगा। यानी फिशर आइडियल इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, बिना समय गवाए हम लोगों को 100 प्रश्न कंप्लीट करना है, कम समय में ज्यादा देना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक का मान नहीं है? सहसंबंध गुणांक का मान नहीं है। ऑप्शन ए है -0.84, ऑप्शन बी है 0.96, ऑप्शन सी है 1.12, ऑप्शन डी है 0। प्रश्न नंबर 10 तो कौन सा होगा? 1.12। ये इसका मान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आइए बताते हूँ। देखिए कोलोरेशन कोफिशिएंट R का मान सदैव -1 और +1 के बीच में होता है, यानी कोलोरेशन कोफिशिएंट का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है, तो इसलिए 1.12 ये इसके बीच में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस माप पर चरम मानों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? मीडियन का, मोड का, अर्थमेटिक मीन का, क्वार्टिल ड्यूरेशन का। बताइए निम्नलिखित में से किस माप पर चरम मानों की सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 तो अर्थमेटिक मीन पर चरम मानों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सभी प्रेक्षणों का उपयोग करता है, इसलिए एक्सटर्म वैल्यू का प्रभाव इस पर सबसे अधिक होता है, यानी अर्थमेटिक मीन सभी प्रेक्षणों का उपयोग करता है इसलिए। प्रश्न नंबर 12 है, यदि किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन 24 है और सैंपल साइज 64 है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन SEM कितना होगा? SEM का सूत्र क्या होता है बताइएगा। अब तो अंतिम समय चल रहा है, आप लोगों को सब फार्मूला याद होना चाहिए था।
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगी, याद कर लीजिएगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। प्रश्न नंबर 12, तो कितना होगा? 3 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे 3 होगा। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन 24 है, सैंपल साइज 64 है, बताइएगा कितना होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन 24 दिया है, सैंपल साइज 64 दिया है और SEM यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स पूछ रहा है, तो कितना होगा? 3 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। SEM बराबर होता है SD डिवाइडेड अंडर रूट N। N 64 है, N का मान 64 है, यानी सैंपल साइज 64 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 24 है और डिवाइडेड अंडर रूट 64, तो 24 और 64 का अंडर रूट 8 आएगा और इसमें इसका भाग दिया तो 3 आ जाएगा। हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र में मान रखना है। एडी बराबर 24 दिया है और N का मान 64 दिया है और फिर करड़ी में 64 का मान निकालेंगे तो 8 आएगा, तो फिर 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13, यदि दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए P ऑफ A बराबर 0.40 है और P ऑफ B बराबर 0.50 है, तो P ऑफ A ऑफ B का मान कितना होगा? 0.10, 0.20, 0.40, 0.90। प्रश्न नंबर 13 कितना होगा? तो 0.20 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए फार्मूला है P ऑफ A ऑफ B बराबर होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A का मान 0.40 दिया है और P ऑफ B का मान 0.50 दिया है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0.20 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14, टाइम सीरीज एनालिसिस में दीर्घकालिक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? टाइम सीरीज एनालिसिस में दीर्घकालिक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, ट्रेंड, इरेगुलर वेरिएशन। प्रश्न नंबर 14 क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रेंड कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी टाइम सीरीज के 4 प्रमुख घटक हैं, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर वेरिएशन। इसमें दीर्घकालीन दशा को ट्रेंड कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, टाइम सीरीज के 4 प्रमुख घटक, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। प्रश्न नंबर 15 है, यदि रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, तो BXY बराबर 0.64 है और BYX बराबर 0.81 हो, तो कोलोरेशन कॉफिशिएंट R कितना होगा? ऑप्शन ए है 0.64, ऑप्शन बी है 0.72 और ऑप्शन सी है 0.81, ऑप्शन डी है 0.90। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लगाकर बताइए। तो कितना होगा? 0.72। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए R बराबर होता है, यानी कोलोरेशन कॉफिशिएंट R बराबर होता है अंडर रूट BXY गुणे BYX और उसका मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 0.6000 गुणे 0.81, इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट इतना आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 72 आ जाएगा, 0.72 आएगा। तो R बराबर प्लस 0.72 होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रकार है? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, स्नोवॉल सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कौन सा सही होगा? बताइएगा कौन सा होगा? स्नोवॉल सैंपलिंग। ऑप्शन डी सही होगा। स्नोवॉल सैंपलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तकनीकी है जिसका उपयोग दुर्लभ या पहचानने में कठिन जनसंख्या के अध्ययन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, यदि किसी आवृत्ति वितरण में सभी प्रेक्षणों में 15 जोड़ दिया जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है 15 बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 15 घट जाएगा, ऑप्शन सी है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 17 तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? कि सभी प्रेक्षणों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर स्टैंडर्ड डिविएशन अपरिवर्तित रहता है, केवल मीन बदलता है। ध्यान दीजिएगा, वही मीन रहेगा तो जोड़ने पर बढ़ जाएगा, घटाने पर घट जाएगा, गुणा करने पर गुणा बढ़ जाएगा, लेकिन जब स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा।
कंफ्यूजिंग मत पालिएगा इसको, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अपरिवर्तित रहता है, वही मीन बदलता है। प्रश्न नंबर 18 है, यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जिसमें पी ऑफ ए 0.65, पी ऑफ बी 0.45 तो पी और पी ऑफ ए कब बी है तो 0.25 है, तो पी ए यूनियन बी कितना होगा? 0.75, 0.80, 0.85, 0.95। बताइए प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा? सूत्र याद होगा तभी ये सवाल लग पाएगा। बताइएगा। लाइट कट गई। प्रश्न नंबर 18 कितना होगा? 0.85 होगा। आइए बताते हैं कि कैसे होगा। देखिए, फार्मूला होता है P ऑफ ए यूनियन बी और बराबर P ऑफ ए प्लस, मतलब P ए यूनियन बी बराबर होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए कब बी, मतलब यही सूत्र होता है। तो जिसका जहां मान दिया है वहां पे हम लोग रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या मान दे दिया है, P ऑफ ए का मान दे दिया है, P ऑफ बी का मान दे दिया है, और P ऑफ ए कब ऑफ बी का मान दे दिया है। P ए यूनियन बी का पूछ रहा है, तो उसी के हिसाब से बस सूत्र में मान रख देंगे तो आ जाएगा। कॉपी लेकर आप लगाइएगा, तुरंत ये मान आ जाएगा। बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आना चाहिए, तब आएगा, वरना ऐसे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए P ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए कब बी। तो इसका मान रखेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो इतना मान आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक सदैव 1 और 0 के बीच में होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोलरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। प्रश्न नंबर 19 कौन सा सही होगा? अंतिम समय में प्रैक्टिस एक रामबाण का कार्य करेगी। आप लोग जितना हो सके कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। तो कौन सा सही होगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ऑप्शन बी सी सही होगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को R2 से दर्शाते हैं और इसका मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। यह बताता है कि आश्रित चर में कुल परिवर्तन का कितना भाग रिग्रेशन मॉडल द्वारा समझाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल लिमिटेड थ्योरम के संबंध में सही है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम यह केवल नॉर्मल पॉपुलेशन पर लागू होता है। ऑप्शन बी, पर्याप्त बड़े सैंपल साइज पर सैंपल मीन्स का वितरण लगभग नॉर्मल हो जाता है। ऑप्शन सी, यह केवल छोटे सैंपल साइज में लागू होता है। यह केवल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर लागू होता है। बताइए प्रश्न नंबर 20, तो यह पर्याप्त बड़े सैंपल साइज और पर सैंपल मीन का वितरण लगभग नॉर्मल हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे दिया है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21, यदि किसी वितरण में मीन 60, मोड 54, पियर्सन का एम्पिरिकल रिलेशन के अनुसार मीडियन क्या होगा? पियर्सन का एम्पिरिकल रिलेशन के अनुसार मीडियन का सूत्र क्या होता है? पता है? जब पता होगा तो सवाल तुरंत लग जाएगा। ए 56, 57, 58 या 59 कितना होता है? तो कितना होता है? 58 होगा। आइए बताती हूँ कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, मीन बराबर 60 दिया है, मोड बराबर 54 दिया है। ठीक, अब देखिए, मोड बराबर होता है 3 मीडियन प्लस 2 मीन, और मीडियन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मोड प्लस 2 मीन भागे 3, मतलब इसी को पक्षांतर किया गया है। इसी सूत्र को पक्षांतर करके ये वाला सूत्र निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है? मीडियन पूछा है ना। पियर्सन का एम्पिरिकल रिलेशन क्या है? एम्पिरिकल रिलेशन यही है ना, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मोड दे दिया है और मीन दे दिया है और मीडियन पूछ रहा है, तो इस वाले सूत्र में हम लोग सवाल रखेंगे तो आएगा। मोड का मान कितना दिया था बताई हूँ? 54, और मीन का मान कितना दिया था? 60। 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 54 जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे तो 58 आंसर आ जाएगा। लगा कर देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी वितरण में मीन 72, मीडियन 78, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है, तो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना होगा? ये सब सूत्र पर आधारित है। कभी कभी डायरेक्ट सूत्र पूछ देता है, कभी कभी सूत्र याद रहेगा तो सवाल पूछता है। तो ये सब जो वर्तमान में करवा रही हूँ एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं। इनको यदि आप लोग कवर कर ले गए तो स्टैटिक्स आसान हो जाएगी। कल एक और मॉडल पेपर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। आप लोग एक दिन का टाइम, कल सुबह में देखूंगी
9-10 बजे तक मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 22। तो कितना होगा? 1.25। आइए देखते हैं कैसे। मीन का मान कितना दिया है? 72, मीडियन 78 दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन 8 दिया है। ध्यान दीजिएगा। आइए, तो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का सूत्र होता है, स्क्यूनेस का सूत्र होता है 3 मीन माइनस मीडियन बटा में स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 3 मीन कितना दिया था? 72 दिया था, मीडियन कितना दिया था? 68 दिया था, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया था? 8 दिया था। तो इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे। तो सेकंड लाइन में रखा गया है, और फिर इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे। 72 में से 68 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का 8 में 8 का 12 में भाग देंगे तो 1.50 आ जाएगा। लगाकर देखिएगा, आराम से आ जाएगा। जैसे लगाना है मैं पूरा बता दी। प्रश्न नंबर 23। यदि मैं लगाने लगूंगी तो ये 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी। हमें 1 से 1.5 घंटे में इस क्लास को खत्म करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 है। यदि P ऑफ A बराबर 0.55, P ऑफ B बराबर 0.40 है, तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो P ऑफ A डैश कॉप B कितना होगा? ये सब सूत्र पे हैं, सूत्र आपको याद, सवाल लग जाएगा। 0.18, 0.22, 0.30, 0.40, बताइएगा। मैं सावधानी से सवालों को लगाने की कोशिश की हूँ, आप लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश की हूँ। यदि कोई त्रुटि हो जाए, वैसे तो मैं दोबारा वेरीफाई की हूँ, वरना इंसानी फितरत है, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसे सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं। प्रश्न नंबर 23 कितना होगा? 0.18 होगा। कैसे होगा ये देखिए। P ऑफ A बराबर 0.55 है, P ऑफ B बराबर 0.44 है, और A डैश कॉप B, P A कॉप B का मान कितना होगा? देखिए, P A डैश A बराबर 1 माइनस, मतलब P A डैश का मान निकालने के लिए एक में से P ऑफ A का मान घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा। तो उसमें से घटाए हैं तो इतना आ गया है, और जो जो मान दिया है उसका यहाँ पे गुणा करके निकाल दिया जाएगा, सवाल लग जाएगा। यानी P ऑफ A डैश का मान निकालने के लिए एक में से P ऑफ A का मान घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा। उसके बाद P डैश P A ऑफ, मतलब P ऑफ A डैश कॉप B बराबर P A डैश इंटू P ऑफ B होगा, तो उसका मान रख देंगे तो अपने आप आ जाएगा सवाल। आप लोग शुरू से अंत तक पढ़े हैं, हमको आशा है कि इतना हिंट आप लोगों के बहुत काम करेगा। यदि पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े होंगे तो उसकी बात ही नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी को वेटेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? लेफ्टशेयर इंडेक्स में, पास्चे इंडेक्स में, मार्शल इंडेक्स में, डॉर्बिस और बाउले इंडेक्स में, बताइए। प्रश्न नंबर 24। तो किसमें? मार्शल इंडोवर्थ इंडेक्स में। मार्शल इंडोवर्थ इंडेक्स में बेस ईयर और करंट ईयर दोनों का क्वांटिटी को वेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद करिएगा, फैक्ट है। प्रश्न नंबर 25 है। यदि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल का मान 0.49 यानी 49 है, तो कोलोरेशन कोफिशिएंट R का मान कितना होगा? 0.49, 0.60, 0.70, 0.80, कितना होगा? प्रश्न नंबर 25। तो कितना होगा? 0.70। कैसे होगा आइए बताती हूँ। यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल दिया है 0.49, तो R बराबर होता है मतलब इन दोनों का मान दे दिया है, गुणनफल, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल का मान 49 दे दिया है, और कोलोरेशन कोफिशिएंट यानी R का मान पूछ रहा है, तो R बराबर होता है अंडर रूट इतना। तो इसका मान दे दिया है, तो उसी को इसके अंदर रख करके उसका आंसर आ जाएगा। सवाल आना चाहिए, मतलब सूत्र आना चाहिए, सवाल अपने आप आ जाएगा। आसान है, एक एक दो लाइन का सवाल बस है, बशर्ते आप लोगों को गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है। पी एक्स बराबर 0 बराबर 0.20, पी एक्स 1 बराबर 0.35 तथा पी एक्स बराबर 2 बराबर 0.45 है, तो ई एक्स का मान कितना होगा? गजब सवाल है। 1.10, 1.25, 1.35, 1.45, बताइए। प्रश्न नंबर 26। तो कितना होगा? 1.25। ऑप्शन बी सही होगा। आइए बताती हूँ कैसे सही होगा। ये सब मान देख लीजिएगा, याद करिएगा, इसी का मान पुट करना होगा।
तो देखिए ई एक्स का फार्मूला होता है ई एक्स पी ऑफ एक्स होता है, और जिसका जहां मान दिया है वहां पे आप उसका मान रखते चले जाइए। यहाँ पे देखिए लगाया गया है, 0 का 20 में गुणा किया गया है, फिर 1 का इसमें गुणा किया गया है, फिर 2 का इसमें गुणा किया गया है, और फिर जो आंसर आया है इतना आ गया है। प्रश्न नंबर 27, किसी स्टैटिकल टेबल के ऊपर की ओर दिए गए शीर्ष को क्या कहा जाता है? यानी किसी स्टैटिकल टेबल के ऊपर दिया गया शीर्षक को क्या कहा जाता है? स्टब्स, कैप्शंस, फुटनोट या सोर्स नोट। प्रश्न नंबर 27, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी स्टैटिकल टेबल के ऊपर दिए गए शीर्षक को कैप्शंस कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी तालिका के ऊपर कॉलम हेडलाइन को कैप्शंस कहा जाता है। बाईं ओर की रॉ हेडिंग को स्टब्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम गुणात्मक आंकड़ों के प्रदर्शन में सर्वाधिक उपयोग है? हिस्टोग्राम, बार ग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओजाइव। प्रश्न नंबर 28 बताइए। तो क्या होगा? बार डायग्राम। ऑप्शन बी सही होगा। बार डायग्राम का उपयोग गुणात्मक आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। फैक्ट है, याद करके रखिएगा। यदि किसी सर्वेक्षण में चुने गए कुछ उत्तरदाता उपलब्ध नहीं होते हैं और उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है तो इनमें मुख्यतः कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन है सैंपलिंग बाइयास का, और कोडिंग एरर, टेबुलेशन एरर, अर्थमेटिक एरर। बताइए कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 29, सैंपलिंग बाइयास। ऑप्शन ए सही होगा। चयनित इकाइयों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को शामिल करने से सैंपल प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इससे सैंपलिंग बाइयास उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव, स्कैटर डायग्राम। बताइए कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 30, क्या होगा? ओजाइव। यानी संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला वक्र ओजाइव कहलाता है। प्रश्न क्या दिया है? क्यूमुलस फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? ओजाइव कहलाता है। वहां इंग्लिश में दे दिया था। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला वक्र ओजाइव कहलाता है। प्रश्न नंबर 31, किसी सांख्यिकी अध्ययन में यदि पूरी समष्टि से आंकड़े एकत्र किए जाए तो क्या कहा जाता है? क्या दिया है? किसी सांख्यिकी अध्ययन में यदि पूरी समष्टि के आंकड़े एकत्र किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? सैंपलिंग सर्वे, सैंपल सर्वे, पीट लोड सर्वे, सेंसर मेथड, रैंडम सर्वे। प्रश्न नंबर 31, तो उसे सेंसर मेथड कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी जब समष्टि की प्रत्येक इकाई के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो सेंसर मेथड यानी जनगणना विधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ग्राफ केवल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है? बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सैंपल लाइन डायग्राम। प्रश्न नंबर 32, तो कौन सा होगा? हिस्टोग्राम। ऑप्शन बी सही होगा। यानी हिस्टोग्राम केवल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। इसमें आयत आपस में जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 33 बताइए, यदि किसी वितरण में सभी प्रेक्षणों को 5 से गुणा कर दिया जाए तो वेरिएंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 33, तो यदि किसी वितरण में सभी प्रेक्षणों में 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो वह 25 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। यानी यदि प्रत्येक प्रेक्षण में के से गुणा कर दिया जाएगा तो नया वेरिएंस के स्क्वायर इंटू पुराना वेरिएंस हो जाएगा। के का मान 5 दिया है इसलिए वेरिएंस 5 गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 34 है, किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल 20-30 की क्लास विड्थ कितनी होगी? वाइड 5, 10, 20, 30। प्रश्न नंबर 34, क्लास इंटरवल जो 20 और 30 दिया है इसका क्लास विड्थ कितना होगा? 10 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। 34 का बी। क्लास विड्थ का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 30 और लोअर लिमिट 20, इसमें से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आधिकारिक सांख्यिकी विश्लेषण के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? एडोब, फोटोशॉप, SPSS, ऑटोकैड, कोलोर ड्रॉ। बताइए।
प्रश्न नंबर 35, तो कौन होगा? SPSS, ऑप्शन बी सही होगा। यानी SPSS स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, सांख्यिकी विश्लेषण डेटा प्रबंधन शोध कार्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केल वास्तविक 0 रखता है? यानी कौन सा स्केल वास्तविक 0 रखता है? नॉमिनल स्केल, ओरिजिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल। प्रश्न नंबर 36 कौन होगा? रेशियो स्केल, ऑप्शन डी सही होगा। यानी रेशियो स्केल जो होता है वास्तविक 0 होता है, इसलिए इसमें अनुपात रेशियो की तुलना भी संभव होती है। प्रश्न नंबर 37 है, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल की ऊंचाई समान न हो तो हिस्टोग्राम बनाते समय किसका उपयोग किया जाएगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्लास मिड पॉइंट की, किसका उपयोग किया जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की, ऑप्शन ए सही होगा। यानी जब असमान क्लास इंटरवल होने पर हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी भागे क्लास विड्थ के आधार पर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक कोएफिशिएंट दो गुणात्मक चरों के बीच संबंध मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पियर्सन कोलोरेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोलोरेशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। प्रश्न नंबर 38 दिया है कि कौन सा गुणांक दो गुणात्मक चरों के बीच संबंध मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी, ऑप्शन सी सही होगा। यानी दो गुणात्मक चरों के बीच संबंध मापने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, किसी सर्वेक्षण में उत्तर न मिलने के कारण उत्पन्न त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि कहलाएगी? किसी सर्वेक्षण में उत्तर न मिलने के कारण उत्पन्न त्रुटि किस प्रकार की होगी? सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, कंप्यूटेशनल एरर, रैंडम एरर। बताइए प्रश्न नंबर 39 क्या होगा? नॉन सैंपलिंग एरर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा माप ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन। प्रश्न नंबर 40 तो कौन सा होगा? मीडियन, ऑप्शन सी सही होगा। यानी ओपन एंड क्लास इंटरवल में मीडियन सबसे उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग फॉर्म की आवश्यक विशेषता नहीं है? मतलब सैंपलिंग फ्रेम की आवश्यक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है कंप्लीट कवरेज, अपडेटेड लिस्ट, डुप्लीकेट एंट्रेंस और क्लियर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। प्रश्न नंबर 41 तो कौन सा होगा? डुप्लीकेट एंट्रेंस, ऑप्शन सी। यानी एक अच्छे सैंपलिंग फ्रेम में डुप्लीकेट एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 42 है, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल आवृत्ति 120 है तो तीसरे डिक्लाइन D3 की स्थिति पॉजिटिव क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? प्रश्न दिया है, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल आवृत्ति यानी n बराबर 120 है तो तीसरे डिक्लाइन D3 की स्थिति क्या होगी? 24वें आइटम्स पर, 30वें आइटम्स पर, 36वें या 40वें। प्रश्न नंबर 42 बताइए क्या होगी? 42 का क्या होगा? यानी 36वें आइटम्स पर। इसको देखते हैं कि कैसे लगेगा। देखिए 3D बराबर 3n डिवाइडेड 10 होगा, मतलब यही पोजीशन ऑफ D3 का मतलब सूत्र है 3n डिवाइडेड 10 और 3n की जगह पर उसका मान रखेंगे 120 और लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। पोजीशन ऑफ D मतलब होगा, यही सूत्र है, इसी सूत्र पर मान रखिए n का बराबर दिया है 120 और सब मान दिया हुआ है। तो 30 में 120 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36, 360 आ जाएगा और 360 में 10 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 43, डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डाटा को डिलीट करना, ऑप्शन बी डाटा को एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है डाटा का कंप्रेशन, डाटा का इंट्रीब्यूशन करना। बताइए प्रश्न नंबर 43
डाटा का वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डाटा का एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही होगा। डाटा वैलिडेशन द्वारा डाटा की शुद्धता एवं संगति की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 44 है, यदि किसी अध्ययन में एक ही समूह का विभिन्न समयों पर बार बार अवलोकन किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, केस स्टडी, इम्प्रीमेंटल स्टडी। प्रश्न नंबर 44, यदि किसी अध्ययन में एक ही समूह का विभिन्न समयों पर बार बार अवलोकन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न देखिए, आसान दिखाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों का अनुपात दर्शकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। कौन सा होगा? प्रश्न देखिए, ऑप्शन। तो कौन होगा? पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है? ऐसे ऐसे करके मतलब भाग में बटा होता है, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, यही होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों को प्रतिशत या अनुपात में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आइए 46 नंबर का प्रश्न, यदि रिग्रेशन लाइन परस्पर लंबवत हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R का मान कितना होगा? +1, -1, 0 या 0.5? प्रश्न नंबर 46 कितना होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यानी रिग्रेशन लाइन परस्पर लंबवत होती है तब दोनों चरों के बीच रैखिक सहसंबंध नहीं होता, R बराबर 0 होता है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेस फेयर प्राइस इंडेक्स के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है, कथन ए है, इसमें बेस ईयर क्वांटिटी को वेटेज के रूप में लिया जाता है, यह सामान्य मूल्य विधि का अधिक आकलन करता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 47, तो देखिए, लेस फेयर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स के संबंध में क्या सही है? तो कथन एक बोला है कि इसमें बेस ईयर क्वांटिटी को वेटेज के रूप में लिया जाता है, जी बिल्कुल लिया जाता है। और कथन दूसरा दिया, यह सामान्य मूल्य विधि का अधिक आकलन करता है, तो जी दोनों सही है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 48, यदि दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्रमशः bxy बराबर -0.36 है और byx बराबर -0.64 है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R का मान कितना होगा? -0.36, -0.48, -0.60, -0.72। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर बताइए। तो क्या होगा? -0.8 होगा, 4.8 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। R बराबर, इसका सूत्र पहले भी बता चुकी हूँ। R बराबर क्या होता है? bxy इंटू अंडर रूट bxy इंटू byx। तो bxy और byx का मान दिया है, अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट माइनस आगे लगा रहेगा, 0.36 इंटू 0.64, इसका अंडर रूट करेंगे, गुणा करेंगे तो 0.234 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो -0.43 आ जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा, मैं बता दी कि कैसे लगाना है। चलिए प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है? कौन सा इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है? लेस फेयर, पास्चे, फिशर आइडियल इंडेक्स, चेन बेस्ट इंडेक्स। प्रश्न नंबर 49, तो कौन सा होगा? चेन बेस्ट इंडेक्स। ऑप्शन डी सही होगा। यानी चेन बेस्ट इंडेक्स सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है, जबकि फिक्स्ड बेस्ट इंडिकेट्स सामान्य इस परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। प्रश्न नंबर 50, यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 95.45% प्रेक्षण किस सीमा के भीतर होते हैं? मीन ±1 HD, मीन ±2 HD, मीन ±3 HD, मीन ±4 HD। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? मीन ±2 HD। यानी एम्पिरिकल रूल के अनुसार लगभग 95.45% प्रेक्षण मीन ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन के भीतर होते हैं। हम लोग 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब 51 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। देखिए सवाल, px1 बराबर 1 बराबर k, px बराबर 2 बराबर 2k, px3 बराबर 3k, px4 बराबर 4k, तो k का मान क्या होगा? 1/8 सूत्र में रखना है, 1/10, 1/12, 1/16। बताइए प्रश्न नंबर 51 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो कितना होगा? 1/10। कैसे होगा आइए बताते हैं। देखिए, k + 2k + 3k + 4k बराबर 1, तो 10k बराबर 1 बराबर k बराबर 1/10।
आ गया समझ में, लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 52 है, यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए बराबर 0.60, पी ऑफ बी बराबर 0.50, तो पी ए यूनियन बी बराबर 0.8 है, तो पी ऑफ ए अपान बी कितना होगा? ऑप्शन है 0.40, 0.50, 0.60, 0.80। बताइए। प्रश्न नंबर 52 सवाल है यहाँ पे, देखिए बताइए तो कितना होगा? 0.60। आइए बताते हूँ कैसे होगा। यहाँ पी ऑफ ए का मान दिया है, पी ऑफ बी का मान दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया है, और पी ऑफ ए अपान बी का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा? देखिए कैसे लगेगा सवाल। देखिए यहाँ पे लगाया गया पी ऑफ ए कप ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए यूनियन बी। बस सूत्र में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रखा गया है। फिर पी ऑफ ए अपान बी का सूत्र होता है पी ऑफ ए कप बी भागे पी ऑफ बी, और इसमें सूत्र रख देंगे। जब पी ऑफ ए यूनियन बी का मान आ जाएगा तो इस वाले सूत्र पे अप्लाई करेंगे, तो इसका मान जितना आएगा यहाँ पे रख देंगे और इसका मान दिया ही हुए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 53, किसी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल साइज बढ़ने पर स्टैंडर्ड डिविएशन एरर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? प्रश्न नंबर 53, तो क्या होगा? घटता है। फार्मूला स्टैंडर्ड एरर का होता है एस डी बराबर नहीं, एरर का फार्मूला होता है एस डी डिवाइडेड अंडर रूट एन। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैटर डायग्राम का प्रमुख उद्देश्य है? डिप्रेशन मापना, डिस्प्रेशन मापना, ट्रेंड ज्ञात करना, दो चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 54, तो क्या होगा? दो चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करना, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 55, यदि किसी वितरण में सभी प्रेक्षणों को 8 से भाग दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, 64 गुना होगा, 8 गुना घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 55, तो भाग देने से क्या होगा? घट जाएगा, 8 गुना घट जाएगा, ऑप्शन सी होगा। प्रत्येक प्रेक्षण में के को भाग दिया जाए तो नया स्टैंडर्ड डिविएशन पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन भागे के होता है, तो एस डी बराबर एस डी डिवाइडेड 8। प्रश्न नंबर 56 है, यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 80, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है तो लगभग 68.27% प्रेक्षण किस सीमा के भीतर आएगी? क्या दिया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 80, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 दिया है, तो 78.27% किस सीमा के भीतर आएगा? बताइए। 60 से 100, 70 से 90, 50 से 110 और 75 से 85। प्रश्न नंबर 56 बताइए किसके बीच आएगा? तो वो ऑप्शन बी 70 से 90 के बीच में आएगा। प्रश्न नंबर 56 ऑप्शन बी सही होगा। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 68.27 प्रेक्षण मीन प्लस माइनस 1 एसडी के भीतर होगा, जिसकी सीमा 80 प्लस माइनस 10 यानी 70 से 90 के बीच में होगा। प्रश्न नंबर 57 है, यदि किसी नमूने का आकार 100 से बढ़कर 400 कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन एरर किस अनुपात में बढ़ेगा? 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? प्रश्न नंबर 57 कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसका सूत्र यहाँ पे ये दिया है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर केवल मूल्य परिवर्तन का प्रभाव मापता है? प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, वैल्यूम। प्रश्न नंबर 58, तो मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को मापता है प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 59, यदि किसी वितरण में तीसरा चतुर्थक Q3 बराबर 74 है, पहला चतुर्थक Q1 बराबर 38 है, तो इंटर क्वार्टिल रेंज कितना होगा? 18, 24, 36, 42। सूत्र पे यह सवाल लगेगा। यदि आपको सूत्र याद है, पता है, तो सवाल लग जाएगा, वरना नहीं लगता है। कितना होगा? 36। Q3 बराबर 74 दिया है, Q1 बराबर 38 दिया है, तो IQR पूछ रहा है, तो आइए इसको बताती हूँ कैसे आएगा। IQR बराबर होता है Q3 माइनस Q1, तो 74 में से 38 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ऑप्शन बी है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, ऑप्शन सी है स्नोबॉल सैंपलिंग, ऑप्शन डी है क्लस्टर सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 60,
तो कौन सा होगा? स्नोबॉल सैंपलिंग। यह प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 61 है, किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो वितरण स्क्यूनेस कितना होगा? +1, -1, 0, 0.5। प्रश्न नंबर 61 कितना होगा? तो 0 होगा। ये प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूर्णतः सिमेट्रिकल होता है और इसकी स्क्यूनेस 0 होती है। ये प्रश्न ध्यान से देखिए और ऑप्शन दिखाती हूँ। यदि P ऑफ A बराबर 0.75 है, P ऑफ B बराबर 0.60 है, तो P ऑफ A कॉप B बराबर 0.45 हो तो P ऑफ A अपान B का मान कितना होगा? ऊपर जो सवाल लगाए हूँ उसी के हिसाब से लगेगा ये भी। 0.60, 0.65, 0.75, 0.80 कितना होगा? प्रश्न नंबर 62। तो इसका उत्तर सी होगा, 0.75। आइए बताती हूँ कैसे होगा। पहले मान देख लीजिए। P ऑफ A बराबर 75, P ऑफ B बराबर 60, ऑप्शन P ऑफ A ऑफ U, P ऑफ A कॉप B बराबर 0.45 है, तो P ऑफ A अपान B का मान क्या होगा? उसमें तो इसका मान नहीं दिया था, इसका भी मान नहीं दिया था, तो हमें निकालना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे तीनों का मान दे दिया है तो आसानी से निकल जाएगा। आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए, P ऑफ A अपान B का सूत्र होता है P ऑफ A कॉप B डिवाइडेड P ऑफ B। तो जिसका मान दिया है वहां पे रख करके उसको भाग दे देंगे, सवाल आ जाएगा। आ गया है, कॉपी पेन से लगाइए, तुरंत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम दो चरों के बीच सहसंबंध की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, स्कैटर डायग्राम। ऑप्शन डी है ओजाइव। प्रश्न नंबर 63 तो क्या होगा? स्कैटर डायग्राम। ऑप्शन सी सही होगा। स्कैटर डायग्राम द्वारा सहसंबंध की दिशा और तीव्रता का प्रारंभिक अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग मेथड मुख्यतः बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 64 तो कौन होगा? क्लस्टर सैंपलिंग। ऑप्शन बी, क्लस्टर सैंपलिंग का मुख्यतः प्रयोग बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण में किया जाता है और बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में लागत और समय कम करने के लिए क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिशर आइडियल इंडेक्स के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है यह केवल बेस ईयर क्वार्टिल का उपयोग करता है। ऑप्शन बी है यह केवल करंट ईयर ऑफ ईयर क्वांटिटी का उपयोग करता है। ऑप्शन सी है यह लेफ्ट और पासे इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन है। ऑप्शन डी है यह अर्थमेटिक मीन पर आधारित होता है। सही पूछा है, कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 65 तो ऑप्शन सी सही होगा कि यह लेफ्ट और पासे इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन है। ऑप्शन सी सही होगा, यानी फिशर आइडियल इंडेक्स। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। फिशर आइडियल इंडेक्स सूत्र भी पूछ सकता है, बराबर होता है अंडर रूट लेफ्ट इंडेक्स इंटू पासे इंडेक्स, तथा इसे आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है, यानी फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है अंडर रूट लेफ्ट इंडेक्स इंटू पासे इंडेक्स। अब हम लोग 65 जो पेपर 100 नंबर का आता है, जिसमें से 65 सांख्यिकी और मैथमेटिक्स से आता है, तो उसको देख लीजिए। अब इसके बाद 15 कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आता है, तो उसको देखेंगे। 20 नंबर स्टैटिक जीके यानी यूपी जीके से आता है। तो हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 66 है, MS एक्सेल में सबटोटल फंक्शन का मुख्य लाभ क्या है? बताइए। सबटोटल यह हिडन रो को भी काउंट करता है। ऑप्शन बी है यह फिल्टर की गई रो पर स्वतः कार्य करता है। ऑप्शन सी है यह केवल टेक्स्ट डाटा का कार्य करता है। यह फार्मूला एरर को हटाता है। प्रश्न नंबर 66 को बताइए क्या करता है सबटोटल? तो यह फिल्टर की गई रो को स्वतः कार्य करता है, यानी यह फिल्टर की गई रो पर स्वतः कार्य करता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, OSI मॉडल में डाटा इनक्रिप्शन मुख्यतः किस लेयर से संबंधित है? डाटा इनक्रिप्शन मुख्यतः किस लेयर से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। प्रश्न नंबर 67 कौन सा होगा? प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन बी सही होगा, यानी प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इनक्रिप्शन का कार्य करती है।
प्रश्न नंबर 68 है, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीपीयू का स्पीड बढ़ाना, रैम को प्रभावी क्षमता बढ़ाना, हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना या चेस मेमोरी को रिप्लेस करना। प्रश्न नंबर 68, तो वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है रैम की प्रभावी क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 68। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, वर्चुअल मेमोरी जो होता है हार्ड डिस्क का एक भाग का उपयोग रैम में के विस्तार के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा SOL कॉमन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का भाग है? बताइए। क्रिएट, अल्टर, अपडेट, ट्रंकेट। 69, तो क्या होगा? अपडेट। ऑप्शन सी सही होगा। यानी अपडेट DML कमांड है, जबकि क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट DLL कमांड है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 70 है, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल कंप्रेस करने के लिए, एक ही डॉक्यूमेंट को अनेक पर्सनलाइज्ड लेटर बनाने के लिए, PDF एडिट करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। प्रश्न नंबर 70, MS वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक ही डॉक्यूमेंट के अनेक पर्सनलाइज्ड लेटर बनाने के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। यानी मेल मर्ज द्वारा एक ही टेम्पलेट से अनेक व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। प्रश्न नंबर 71 है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में स्पूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्पूलिंग। ऑप्शन है मेमोरी इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी है मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग इफिशियंसी, और ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग CPU क्लॉक स्पीड, और ऑप्शन डी है कंप्रेसिंग फाइल्स। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर कौन सा सही होगा? बताइए। तो क्या होता है? मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग इफिशियंटली। ऑप्शन बी होगा। स्पूटिंग में 1/i/O जॉब को क्विक में संग्रहित करके क्रमवार एक्सिक्यूट किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉसलेस कंप्रेशन का उदाहरण है? JPEG, MP3, PNG, MPEG। प्रश्न नंबर 72 तो होगा PNG। ऑप्शन सी सही है। यानी PNG एक लॉसलेस कंप्रेशन फॉर्मेट है, जबकि JPG, MP3, MPEG लॉसलेस कंप्रेशन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 73, डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? डाटा रिडंडेंसी को कम करना, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, डाटाबेस की स्पीड कम करना, डाटा इनक्रिप्शन करना। रिडंडेंसी को कम करना। बताइए। प्रश्न नंबर 73, तो डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि डाटा रिडंडेंसी को कम करना। ऑप्शन ए सही होगा। यानी नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य होता है डाटा रिडंडेंसी कम करना तथा डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखना। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस लेयर 2 पर कार्य करता है? हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे। डिवाइस लेयर 2 पर कार्य करता है स्विच। ऑप्शन बी सही है। स्विच जो है वो डिवाइस लेयर 2 पर काम करता है। प्रश्न नंबर 75 है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? प्राइवेट की, पब्लिक की, सेशन की, हैश की। 75 तो किसका उपयोग किया जाता है? पब्लिक की का। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा SQL क्लॉज समूह डेटा को फिल्टर के लिए प्रयोग किया जाता है? वेयर, ऑर्डर बाई, हैविंग, डिस्टिंक्ट। प्रश्न नंबर 76 तो क्या होता है? हैविंग। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 77, यदि किसी वेब पेज का URL http://www.example.com/index.html है, तो इसमें index.html क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, वेब पेज, फाइल पेज,
पोर्ट नंबर। प्रश्न नंबर 77 बताइए। प्रश्न नंबर 77 तो क्या कहलाता है, वेब पेज या फाइल पेज? ऑप्शन सी सही होगा। index.html से वेब सर्वर पर स्थित वेब पेज या फाइल नेम को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर नेटवर्क के माध्यम से फैलाता है तथा होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है? वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पीवेयर। प्रश्न नंबर 78 तो क्या है, वार्मवेयर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रेसिंग, वर्चुअल मेमोरी। प्रश्न नंबर 79 ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडलॉक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजिंग। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे दिया है, देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। डेली का डेली पीडीएफ वहीं प्राप्त मिलता है। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट ला कर दो। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? SMTP, FTP, POP3, टेलनेट। प्रश्न नंबर 80 तो कौन होगा? POP3। ये भी 2 से 3 बार रिपीट प्रश्न है, मैं करवा चुकी हूँ अब तक। देखिए, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज, बताइएगा। प्रश्न नंबर 81 उत्तर प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में के स्थिर मूल्यों का अनुमान जारी करने वाली संस्था कौन है? यानी उत्तर प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर मूल्यों का अनुमान जारी कौन करता है? RBI, नीति आयोग, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कमीशन। बताइए। प्रश्न नंबर 81 तो ऑप्शन सी होगा, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही होगा। यानी उत्तर प्रदेश का GSDP का आकलन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कॉमन ऑफ कंट्रोल सेंट्रल ICCC की स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए की गई है? फ्लूड फ्लड्स के लिए, स्मार्ट सिटी मैनेज के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन के लिए। बताइए। प्रश्न नंबर 82 तो स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन बी सही है। देख लीजिए इसका व्याख्या। प्रश्न नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 2 टाइगर रिजर्व की सीमा से संबंधित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, सोनभद्र। प्रश्न नंबर 83 तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिला में दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मुख्य बिंदु कौन सा है? चित्रकूट, झांसी, बादाम होगा। प्रश्न नंबर 84 तो उसका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु चित्रकूट है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो प्रारंभिक बिंदु है भरतकूप क्षेत्र से होकर एटा जनपद तक जाता है। प्रश्न नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश का अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ग्रामीण आवास निर्माण करना, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे का विकास, ऑप्शन सी है सिंचाई परियोजनाओं का विकास, ऑप्शन सी डी है पर्यटन स्थलों का विकास। प्रश्न नंबर 85 तो इसका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे का विकास। ऑप्शन बी सही होगा। यानी इस मिशन का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, जल, विद्युत, अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। प्रश्न नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कालीन उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त है? मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर। प्रश्न नंबर 86 कौन सा है? भदोही। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है और GI टैग भी इसे प्राप्त है। इसे कारपेट सिटी भी कहा जाता है भदोही को। प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इसका आधिकारिक नोड नहीं है? क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इसका आधिकारिक कोड नहीं है? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज। तो कौन नहीं है? प्रयागराज। ऑप्शन प्रश्न 87 का ऑप्शन डी सही होगा। 87 का डी सही होगा। यानी
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आधिकारिक नोड में अलीगढ़, आगरा, झांसी, त्रिकूट, कानपुर और लखनऊ है। ध्यान दे लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न नंबर 87, यानी उत्तर प्रदेश जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें 6 आधिकारिक नोड हैं। अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है और लखनऊ है, जबकि प्रयागराज नहीं है। प्रश्न नंबर 88, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जीआई टैग ब्लैक पोल्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? निजामाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद, चुनार। प्रश्न नंबर 88 कौन है? निजामाबाद। ऑप्शन ए सही है। यानी जो निजामाबाद आजमगढ़ का है, ब्लैक पोल्ट्री को जीआई टैग प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल किस नगर में विकसित किया गया है? अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी। प्रश्न नंबर 89 तो कहाँ है? वाराणसी में। एक बार और बता दूं, मैं ध्यान से सभी कंटेंट को मतलब तैयार की हूँ। यदि बाय मिस्टेक हो गया होगा तो जरूर आप लोग सुझाव दीजिएगा, मैं आप लोगों के सुझाव को स्वीकार करूंगी। प्रश्न नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत रत्न अटल भारती वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? भारत रत्न अटल भारती वाजपेयी अटल भारती जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 90 बताइए, तो कहाँ पे है? लखनऊ में है। याद दीजिएगा, ये सब याद करके रखिएगा। प्रश्न नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कन्नौज, कानपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद। प्रश्न नंबर 51 कौन सा है? कन्नौज को परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92, उत्तर प्रदेश के खुसरो बाग किस नगर में स्थित है? आगरा, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ। प्रश्न नंबर 92 तो कहाँ है? खुसरो बाग प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन बी सही होगा। खुसरो बाग मुगलकालीन ऐतिहासिक उद्यान है जो प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जिन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की सीमाओं के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट। प्रश्न नंबर 93 कौन सा है? सोनभद्र है। प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और जीआई टैग भी प्राप्त है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ। प्रश्न नंबर 94 तो कहाँ होगा? कौन होगा? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और जीआई टैग भी प्राप्त है इसे। प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुख्य रूप से किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा, घड़ियाल, बाघ और एक सिंघा वाला गैंडा। 95 का बताइए। तो घड़ियाल, ऑप्शन बी सही है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गंगा डॉल्फिन के लिए भी और चंबल अभयारण्य के लिए भी। नहीं, चंबल अभयारण्य घड़ियाल के लिए है और गंगा डॉल्फिन के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 96, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लॉक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ताला नगरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर। तो अलीगढ़। प्रश्न नंबर 97, उत्तर प्रदेश में सर्वेश केनाल नेशनल प्रोजेक्ट सरयू केनाल नेशनल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा का विस्तार, अंतर्देशीय जल परिवहन, जल विद्युत उत्पादन। प्रश्न नंबर 97, सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। ऑप्शन बी है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। प्रश्न नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर। प्रश्न नंबर 98 तो उसे किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान राज्य का अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान राज्य का अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न नंबर 99 कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। ऑप्शन ए सही होगा। अब ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है? झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन।
दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अब तक नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई, आप उसको सुधारने की कोशिश करिएगा। और इसका पीडीएफ अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ मिलेगा। और यदि आपका अब तक स्कोर कम आ रहा है तो मैं जितना भी प्रैक्टिस से कराई हूँ, मैराथन से लेकर मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज, उनको आप कर जाइए। मैं उनका प्लेलिस्ट बनाई हूँ, वहाँ से कर जाइए, आपका बेहतर से बेहतर होने की चांस बढ़ेगी। तो कौन सा होगा? झांसी। दोस्तों इस प्रकार यूपीएससी एएसओ मॉडल पेपर 4 कंप्लीट हुआ। टोटल 100 क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स के 65 थे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 थे, उत्तर प्रदेश नॉलेज के 20 थे। यदि आपका स्कोर 80 प्लस है तो आपकी तैयारी बेहतर है। और जब हम लोग करते हैं 5 मॉडल पेपर की तैयारी, प्रैक्टिस, एनालिसिस, इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, ये तीनों सक्सेस की कदम है। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।